तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 19 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। इसे सेकंड शिफ्ट भी कह सकती हैं क्योंकि आज सुबह कोई शिफ्ट नहीं थी। इसकी टाइमिंग है 12:30 से 2:30 बजे। ठीक है, तो आज पहली शिफ्ट कोई नहीं थी, इसे सेकंड शिफ्ट भी मान सकते हैं। तो आज के जो प्रश्न है वो हमें भेजे हैं अजीत सिंह जी ने। इनके 81 नंबर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे तेज, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका अपना चैनल सक्सेस जंक्शन ही लेकर के आता है भाई। इसलिए वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी लाइव वाले भी अपनी वीडियो एडिटिंग कर रहे होंगे, तब तक हम सारे प्रश्नों के जवाब लेकर के आपके सामने आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जीके जीएस और साइंस के बारे में बताएंगे, उसके बाद में आपको मैथ के बारे में बताने वाले हैं, फिर रीजनिंग के बारे में बताने वाले हैं और लास्ट में आपको आज के टॉप 5 स्कोर भी बताने वाले हैं। और इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप पुलिस बनना चाहते हैं तो भाई आपको चीन की, अमेरिका की, उत्तर प्रदेश की पूरी जानकारी होनी चाहिए, एमपी की हो या ना हो, क्योंकि एमपी जीके के प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। एमपी जीके को छोड़ करके बाकी सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। और डेली एनालिसिस से कितना फ़ायदा हुआ है लोगों को वो भी आज हम दिखाने वाले हैं। और कितने प्रश्न यहाँ पर रिपीट हुए हैं सेम टू सेम, जो हमने कल कराए थे, जो हमने परसों कराए थे, आज आपको प्रूफ के साथ में हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहला प्रश्न आज का है, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय था। चलिए इनका टाइमिंग देख लेते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग की टाइमिंग है 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, और आगे चल करके यही भारत के पहले वायसराय भी बने थे। ठीक है, तो भारत के पहले वायसराय भी यही थे और 1857 की क्रांति के समय भी यही वायसराय थे। ठीक है, अब आपसे बंगाल विभाजन वाला वायसराय बार बार पूछा जा रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के समय भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। याद रखना, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रांत के दो भागों, पूर्वी बंगाल और असम में विभाजित करने का आदेश जारी किया था। आपके लिए महत्वपूर्ण यह है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय वायसराय था। ये आगे पूछा जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? तो दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 11 दिसंबर 1911 को की गई थी। दिल्ली को राजधानी बनाया कब गया? 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था और 13 फरवरी 1931 से दिल्ली में कामकाज शुरू हो गया था। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में घोषणा की जाती है तो घोषणा आपकी 1911 है, बनाया कब गया? तो 1912 रहेगी। ठीक है, तो अपन इसका आंसर 1912 मान सकते हैं। लेकिन आप देखना 1911 1912 में से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे कभी भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए पूरी डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। आज आपको 1911 दिया गया था। देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली को बनाने का फैसला 11 दिसंबर 1911 को लॉर्ड जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में लिया था। ठीक है, 13 फरवरी 1931 को दिल्ली भारत की राजधानी के तौर पर काम करना शुरू किया गया था। ठीक है, शुरू कब किया गया? 1931 में। ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने दिल्ली को भारत की राजधानी के तौर पर घोषित किया था और उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया था। तो इसका उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने ही इसका उद्घाटन भी किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि दिल्ली के निर्माण के समय कौन आपका वायसराय था? तो कौन था? लॉर्ड इरविन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? ये हमने पादप जगत वाले वीडियो में कराया था और हमने स्टार मार्क भी कराया था कि भाई ये प्रश्न आगे पूछा जाएगा 100%। और देखिए आज यहाँ पर पूछ लिया गया है, पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं। और कल वाली वीडियो में हमने इसका एनालिसिस भी करवाया था कि इनको जो है कीचड़ की और आपके कीचड़ की और पानी की दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें उभयचर कहते हैं। ठीक है, और देखिए आज एज इट इज प्रश्न पूछ लिया गया है। तो ब्रायोफाइट्स होते हैं, इसका सही आंसर पादप जगत के उभयचर जो है वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। देखिए, तो ब्रायोफाइट्स को पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे मिट्टी में रहते हैं, लेकिन यौन प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, यानी कीचड़ की आवश्यकता इनको होती है। कीचड़ में क्या होता है? आपका मिट्टी भी होता है, पानी भी होता है, तो दोनों जगह रहते हैं, इसलिए इन्हें जो है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ये सारे प्रश्न भाई ऑथेंटिक हैं। भाई जो हमारे पास जिसने क्वेश्चन भेजे हैं वो पूरा पेज में लिख करके ले आया था। इतनी मेहनत कर रहे हैं लोग हमारे लिए, भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं आप में से कौन लिख करके ले आता है। भाई पूरे क्वेश्चन लिख करके ले आया था और तुरंत उसने व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत भाई आपको। आपकी मदद से ही आज हम सबसे पहले और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, रतन मोहन शर्मा
किस घराने से संबंधित हैं? सही आंसर है मेवाती घराने से संबंधित हैं रतन मोहन शर्मा। देखिए, रतन मोहन शर्मा एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जो मेवाती घराने से संबंधित हैं। वो आध्यात्मिक और भक्ति श्रेणियों में अब तक के सबसे अधिक बिकने वाले रिकॉर्डिंग कलाकारों में से एक हैं। ठीक है, तो इनकी किताबें सबसे ज़्यादा बिकती हैं कौन सी श्रेणी में? तो भक्ति श्रेणी में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। पूरा पसीने से तरबतर है, गर्मी में आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। पंखा चालू कर देते तो पंखा की आवाज़ आती है, इसलिए पंखा भी बंद कर रखा है भाई। ठीक है ना, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते भाई, क्या करें। चलिए, लाल सलाम किसकी पुस्तक का नाम है? आपके करंट अफेयर का प्रश्न है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की पुस्तक का नाम है लाल सलाम। ठीक है, देखिए, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किताब लिखी है, किताब का नाम लाल सलाम है। किताब 2010 में छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में हुई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 76 जवानों की हत्या से प्रेरित है। आपको पता है लाल सलाम कौन लोग कहते हैं? वो लोग है ना कि नक्सलवादी जो होते हैं वो लाल सलाम कहते हैं। ठीक है ना, तो नक्सलवादी हमले में हमारे भारत के सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं की शहादत को याद करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, और ये पुस्तक आज आपकी पूछ ली गई है। तो डेली आपकी 1 से 2 पुस्तक डेली पूछी जा रही है, तो पुस्तकों को आप जो है थोड़ा सा आपको ध्यान में रख करके जाना है। कल सुबह कौन सी वीडियो लानी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आज सुबह हम आपके लिए सीरीज वाली रीजनिंग की सीरीज और जो आपकी लेटर सीरीज जो बीच बीच में गैप करके पूछ जाते हैं ना, ABBCCA, इसकी आज हमने सुबह ट्रिक बता दी है और उससे काफ़ी फायदा लोगों को हुआ है। कमेंट बॉक्स में लोगों ने कमेंट भी किया। ठीक है, अशोक चक्र कब दिया जाता है? पूछा गया था शांति के समय में सबसे बड़ा जो आपका सैन्य सम्मान कौन सा है, तो आपका अशोक चक्र है। तो अशोक चक्र शांति के समय दिया जाता है। देखिए, अशोक चक्र भारत का शांति के समय दिया जाने वाला सबसे ऊंचा वीरता पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता, शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। अशोक चक्र राष्ट्रपति के द्वारा जो है दिया जाता है। अब 3-4 प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। ये केवल सैनिकों को ही नहीं, असैनिकों को भी दिया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि सैनिक ही हों। अगर आप सैनिक नहीं हैं, आपने कोई वीरता का काम किया शांति के समय, तो आपको भी दिया जा सकता है। ठीक है, ये मरणोपरांत भी दिया जाता है। और कौन देता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसको दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मानव के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो कुल 650 मांसपेशियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। मनुष्य का शरीर लगभग 650 मांसपेशियों का बना होता है। ये मांसपेशियां लगभग मनुष्य के शरीर के वजन की आधी होती हैं। आपका वजन अगर 20 किलो है ना भाई, तो 10 किलो तो उसमें समझ लीजिए मांसपेशियों का ही वजन होता है। ठीक है ना, अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये बताना है कि जो आपका नॉर्मल मनुष्य होता है, जो वयस्क मनुष्य होता है, उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, मांसपेशियां आज पूछ लिया है, हड्डियां कल पूछ लेगा, तो हड्डियां आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए, खैरा रोग किस फसल में होता है? तो खैरा रोग जो है वो धान की फसल में होने वाला एक रोग है, खैरा रोग। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, खैरा रोग की अगर हम बात करें तो धान की फसल में खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। इस रोग की पहचान करना आसान है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं और पौधा बौना रह जाता है और जो आपकी उत्पादन है वो उत्पादन बहुत कम हो पाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा आपको पढ़ना है क्योंकि अब तो भाई बहुत डीपली प्रश्न पूछ रहे हैं। कल पूछ यही पूछ लें कि खैरा रोग में धान की पत्तियों पर किस रंग के जो है धब्बे पड़ जाते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई। ठीक है ना, अब भरतनाट्यम में साड़ी में किनारा कौन से रंग का होता है, ये पूछ लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, व्यापम है, कुछ भी कर सकता है। चलिए, सरहुल त्योहार किस राज्य से संबंधित है? अब देखिए, अगर आपके ऑप्शन में झारखंड दिया गया है तो झारखंड इसका आंसर हो जाएगा। बाकी झारखंड और आसपास के जो जितने राज्य हैं उन सब जगह सरहुल त्योहार मनाया जाता है। सरहुल को संताली भी कहते हैं। ठीक है ना, देखिए, सरहुल जिसे संताली कहते हैं, मध्य पूर्व भारत के आदिवासियों का एक प्रमुख पर्व है जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो सरहुल त्योहार झारखंड का ही है। ठीक है, यह पर्व मुख्य रूप से मुंडा, भूमिज और हो आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। यह भी आपको याद रखना क्योंकि पूछ लेंगे भाई सरहुल त्योहार किन जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, तो मुंडा, भूमिज और हो, इन आदिवासियों के द्वारा जो है सरहुल त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, यह उनके भव्य उत्सवों में से एक है। सरहुल के अवसर पर रांची के पास पवित्र सरना वृक्ष के नीचे पूजा करने जो है लोग जाते हैं। यह उत्सव चैत्र महीने के तीसरे दिन, अब ये दिन भी आपको याद रखना क्योंकि अभी एक प्रश्न पूछा था कि जो आपका कौन सा कुछ था कि वो कौन से दिन मनाया जाता है। ठीक है ना, तो याद रखना ये जो उत्सव है वो चैत्र महीने के तीसरे दिन चैत्र शुक्ल तृतीया पर मनाया जाता है। यह पर्व नए साल की जो शुरुआत है इसका जो है यह प्रतीक होता है आदिवासियों के लिए। ठीक है ना, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्सव वगैरह पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, एक प्रश्न आपका देखिए कितना घुमा करके पूछा है, पोंगल त्योहार का तीसरा दिन किसे समर्पित है? पहले पूछते थे कि भाई पोंगल त्योहार कहाँ का त्योहार है। ठीक है, आप बता देते
तमिलनाडु का। आप पूछ रहे हैं तीसरा दिन किसे समर्पित है, तो गाय को समर्पित है तीसरा दिन। तीसरे दिन का नाम ही है, तीसरे दिन जो पोंगल होता है उसे कहते हैं मट्टू पोंगल। और मट्टू किसको कहते हैं, मट्टू तमिलनाडु में गाय को कहते हैं। तो मट्टू का अर्थ गाय होता है और पोंगल पर्व का तीसरा दिन गाय को समर्पित होता है, ये भी आपको याद रखना है। बेसिकली जो आपका पोंगल है वो सूर्य देवता को समर्पित त्यौहार है। देखिए, तो यह त्यौहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है और सूर्य देवता को समर्पित त्यौहार है। आज क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है क्योंकि भाई बहुत सारे क्वेश्चन लिख करके ले आया है, ठीक है ना। और हमारा ये फर्ज है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में प्रोवाइड कराएं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड हमारी तेज रहती है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी थी? 9.1%। कल सुबह वाली शिफ्ट में पूछा गया था 2020-21 का, तभी हमने 2020-21 की बता दी थी, आपको 2021-22 की बता दी थी। आज 2021-22 का बता दिया, पूछा गया है तो हम आपको 2021-22 का बता देंगे और 2022-23 का भी बता देंगे। मान लो भाई आगे 2022-23 पूछ ले, क्या पता, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो देश की जीडीपी विकास दर 2022-23 के लिए आज आंकड़े जारी कर दिए गए। जब ये आंकड़े जारी किए गए हैं उसी अखबार से हमने जो है इसको लिया है, ठीक है ना। भारत की जीडीपी विकास दर 2022-23 में 7.2% रही है, 2022-23 की, याद रखना 2022-23 में, ठीक है। ताजा जारी आंकड़ों में जीडीपी विकास दर इस दौरान 7.2% रहने की बात की गई है, जबकि 2021-22 में यह अनुमान 9.1% था और इसी के आसपास जो है विकास दर रही थी। 2020-21 में 13.5% रही थी। अब आगे बढ़ते हैं और आप कल जो वीडियो लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि जीडीपी क्या है, राजस्व घाटा क्या है, इससे बहुत प्रश्न आ रहे हैं। तो कल आपका जीडीपी, जीएनपी, ये सब क्या होता है और आपका राजस्व घाटा क्या होता है, इसके ऊपर वीडियो सुबह आएगी। तो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी आप तक ये वीडियो पहुंच पाएगी, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। आगे जिनका भी एग्जाम सितंबर में है ना भाई, तो ये जीडीपी वगैरह जो आपका पोर्शन है सितंबर या फिर आपका 25 अगस्त के बाद में है, ये जीडीपी आपका छाए रहने वाली है। जीडीपी, जीएनपी क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है, राजस्व घाटा क्या है, ये सब आपके पक्का बनने वाले प्रश्न हैं। आज 4 प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स के पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए, रेपो रेट भी पूछी गई है। अब मुझे नहीं लगता रेपो रेट बताने की आवश्यकता है आप लोगों को, ठीक है ना। इतना डिटेल में हमने आप अपने इकोनॉमिक्स वाली वीडियो में भी करा दिया है और कल वाले एग्जाम एनालिसिस में भी करा दिया था। देखिए, अमर बेल क्या है, परपोसी है या स्वपोसी, ऐसा पूछा गया। तो जो आपकी अमर बेल है वह परपोसी होती है। देखिए, परपोसी की बात कर लेते हैं, तो ये भाई बहुत खतरनाक इंसान है। ये जिस थाली में खाता है ना उसी में छेद करता है, ठीक है ना। देखिए, परपोसी जीवों का एक विविध संग्रह है जो अपने मेजबानों की कोशिकाओं के अंदर रहते हैं। वे अपने मेजबान जीव से छोटे होते हैं और उसे अधिक नुकसान पहुंचा करके तेजी से प्रजनन करते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर ये आम के पेड़ पर चढ़ गई ना तो आम को तो खत्म कर देगी और अपना जो है तेजी से खुद को फैला लेगी। यानी कि आम का खाना खा लेती है और आम को ही नुकसान पहुंचा देती है। मेजबान जो हैं वो उन्हें भोजन और आश्रय सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। आम कहता है भाई चलो, कहती है भाई मैं कुछ दिन आपके ऊपर रह लूं, तो आम कहता है चलो ठीक है, तुम्हें जगह नहीं मिल रही है, हमारे ऊपर रह लो। लेकिन वो क्या करती है, जैसे ही उसको जगह मिलती है भाई, वो उसके अंदर छेद करना शुरू कर देती है और जो आपका आम का भोजन होता है वो खुद खाती रहती है और तेजी से जो है अपना जो है विस्तार करती है और आम को सुखा देती है, ठीक है ना। तो ये खतरनाक लोग होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है ना। अमरबेल की बात करते हैं, तो अमरबेल कुक्कुटा, इसका नाम कुस्कुटा भी है, ठीक है ना, परजीवी का एक उदाहरण है। इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, या जिस पौधे पर चढ़ता है उसे खाने के लिए तैयार पोषक तत्व जो है प्राप्त कर लेता है उसी से। जिस पौधे पर चढ़ता है उसी से पोषक तत्व प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना खाना नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी नेशनल पार्क। चलिए देख लेते हैं कुछ जानकारी। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य एक विश्व धरोहर का नाम है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी पर्वत के आसपास का इलाका है, जिसे नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, ये महासागर वाले प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। त्रिभुजाकार कौन सा है, ठीक है ना। एस आकार का कौन सा है, पहली शिफ्ट में पूछा था। गोली आकार का कौन सा सबसे बड़ा है, तो प्रशांत था। और आज आपका पूछा है एस आकार वाला महासागर कौन सा है, तो ये अटलांटिक महासागर जो है वो एस आकार का महासागर है। सेम टू सेम प्रश्न आपका एमपी पटवारी में पूछा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, एमपी पटवारी वाले सारे क्वेश्चन लगा करके जाइए, साइंस के भी, जीके के भी। और एमपी पटवारी, आबकारी, वनरज के तीनों के पेपर जो आपके आए हैं वो तीनों एक साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव में मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, नहीं अगर लिंक से खुल रहा है तो आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो अटलांटिक महासागर यह विश्व मानचित्र पर बारीकी से देखा जाए तब एस आकार का बनने वाला महासागर अटलांटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर जो आपका है बेरंस सागर, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड सागर और डेनमार्क जल डमरू मध्य के जो है जुड़ा होता है। इतना अपने मतलब की नहीं है, अपने मतलब का सिर्फ यही है कि एस आकार का अटलांटिक है। दूसरी बात, गोली आकार का और सबसे बड़ा कौन सा है, वो प्रशांत है। ये हमने आपको पहली वाली शिफ्ट में ही करा दिया था, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। यीस्ट क्या है यह आपसे पूछा है और यीस्ट वाला भी हमने पादप जगत वाली वीडियो में करा दिया था। यीस्ट एक फंजाई होता है, ठीक है? पादप जगत वाली वीडियो जरूर देख कर के जाना। आज आपको यहीं पर दिखाई दे रहा है जो क्वेश्चन हमें मिले हैं उसमें से ही 2 क्वेश्चन आपके उस हमारी पादप जगत वाली वीडियो से आ गए हैं, ठीक है ना? तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। यीस्ट की बात करें तो देखिए, जिसे आम बोलचाल की भाषा में खमीर भी कहा जाता है, मुख्यतः खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है। यीस्ट खाद्य पदार्थों को फुलाने के काम में आता है। यह एक तरह का फंजाई है जो जीवों को फर्मेंट करने का काम आता है, ठीक है? जो जीवों में फर्मीकरण होता है उसका काम जो कौन करता है? यीस्ट करता है। अब भाई थोड़ा सा स्पीड तेज करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पनडुब्बी से बाहर देखने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो पनडुब्बी से बाहर देखने वाले यंत्र को पेरिस्कोप कहा जाता है। देखिए, कुछ देर बाद आप देखेंगे यही सारे प्रश्न आपको अलग अलग यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? उनके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई, सक्सेस जंक्शन का क्वेश्चन है सारे। पानी के अंदर देखे गए पानी के बाहरी परिवेश को देखने के लिए पनडुब्बियों में पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो पानी के बाहर परिवेश को देखने के लिए पनडुब्बियों में पेरिस्कोप लगाया जाता है। चलिए, राजकोषी घाटे को कितने भागों में बांटा गया है? तो राजकोषी घाटे को 3 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है ना? देखिए, उसमें यही पूछा था 3 प्रकार से, 5 प्रकार से, 4 प्रकार से, 7 प्रकार से, तो 3 प्रकार में बाँटा, ठीक है? तो बजट में 3 प्रकार के घाटे का ब्यौरा होता है, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। जब राजस्व प्राप्तियों और ऋण भिन्न-भिन्न पूँजियों द्वारा प्राप्त योग सरकार के कुल व्यय से कम हो जाता है, तो यह राजकोषीय घाटा कहलाता है। कल हम आपको ये पूरा डिटेल में बताने वाले हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा वेट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन के पिता किसे कहते हैं? देख लो भाई, विश्व विश्व का पूछ लिया आपसे, ठीक है ना? अगर आप पुलिस बन रहे हैं, तो आपको पूरे विश्व की जानकारी होनी चाहिए। तो सुन यात-सेन को चीन का पिता कहा जाता है। देखिए, तो सुन यात-सेन चीन के क्रांतिकारी नेता तथा चीनी गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति एवं जन्मदाता माने जाते हैं, सुन यात-सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य जो है वो किन तंत्रियों की मदद से बोलता है? तो सौर यंत्र या फिर लैरिक्स की मदद से मनुष्य बोलता है। तो सौर यंत्र या फिर लैरिक्स मनुष्यों और अन्य स्तनधारी जीवों के गले में मौजूद एक श्वसन अंग है जिसके प्रयोग से यह जीव भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियों में बोल पाते हैं। तो अपन स्वर तंत्रियों का ही प्रयोग करके बोल पाते हैं, ठीक है ना? तो ये आपके जी के जीएस साइंस के सबसे ज्यादा प्रश्न सक्सेस जंक्शन के द्वारा आपके लिए लाए गए हैं। अब हम शुरुआत करते हैं मैथ में क्या क्या परिवर्तन आज देखने को मिला है। तो देखिए, मैथ की बात करते हैं तो प्रायिकता से एक प्रश्न आपका पूछा गया है, वो भी पासे से रिलेटेड ही प्रायिकता आपसे पूछी जा रही है। आगे आपसे ताश वाली प्रायिकता पूछी जा सकती है। देखिए, कल हम आपके लिए या कल या आज रात में एक वीडियो बनाएंगे जिनका एग्जाम अगस्त लास्ट में या सितंबर में है, उनको अब क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है? 2 प्रश्न आपके आयत के पूछे गए हैं, क्षेत्रफल वाले बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं बात करते हैं तो घातांक और करनी से प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी बढ़ रही है। 3 प्रश्न घातांक करनी से, एलसीएम एचसीएफ से 3 प्रश्न, और एक ही नियम को फॉलो कर रहा है एलसीएम एचसीएफ। 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के योग के बराबर होता है। बस यही पे पूछ रहा है, ठीक है ना? दो आपको 2 संख्या दे देता है, एक का एलसीएम दे देता है, बोलता है इसका एचसीएफ बताओ। तो सिंपल लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। डिस्काउंट का एक प्रश्न, 2 प्रश्न परसेंटेज के, विभाज्यता के नियम से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, इनकी संख्या अब कम हो रही है। 6 और 3 का विभाज्यता का नियम आज पूछा गया है। सीआई से बात करें तो भाई सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके सीआई और एसआई से पूछे जा रहे हैं। सीआई से 4 प्रश्न हैं और एसआई से 3 प्रश्न आज पूछे गए हैं और सिंपल लेवल के पूछे गए हैं, ठीक है ना? प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो 3 से 4 प्रश्न आपके प्रॉफिट लॉस से पूछे जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न, मिक्सचर एलिगेशन के 3 प्रश्न, 1 प्रश्न आपका आयु का पूछा है, 2 प्रश्न मेंसुरेशन से पूछे हैं वही आयत वाले, ठीक है? उसके बाद में 2 प्रश्न आपके एवरेज से और 2 प्रश्न रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आज आपके पूछे गए हैं। आगे बढ़ लेते हैं भाई, बात करते हैं रीजनिंग में क्या परिवर्तन है। तो रीजनिंग की बात करते हैं, 2 प्रश्न आपके घड़ी वाले पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना? आज शायद बता रहे हैं एक ही प्रश्न आया था, वो भी एंगल वाला। एक ही प्रश्न घड़ी का आया था, लेकिन भाई आया था, ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं और आज सुबह हमने कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज और आपकी लेटर सीरीज, साथ ही साथ में जो आपके बीच में वो आपके अंक गायब होते हैं, शब्द गायब होते हैं, उनका भी हमने वीडियो आज सुबह ट्रिक वाली बना दी है, देख लेना। कोडिंग डिकोडिंग के 6, सिटिंग अरेंजमेंट का एक ही प्रश्न आया है। ब्लड रिलेशन से कल कोई प्रश्न नहीं था, आज 2 प्रश्न हैं। डायरेक्शन के आज 2 प्रश्न पूछे गए हैं और थोड़े से अच्छे लेवल के पूछे हैं, एंगल वाले, ठीक है? आइदर और नाइदर नॉर से आपके 2 प्रश्न पूछे हैं, एक या वाला पूछा था, एक या तो वाला पूछा था। मिसिंग लेटर से 3 प्रश्न पूछे हैं और मिसिंग लेटर वाली वीडियो आज सुबह ही हमने बनाई है, मिसिंग लेटर और सीरीज की, ठीक है? तो जरूर देख लेना भाई, ठीक है? रैंकिंग का एक प्रश्न है, वाटर और मिरर इमेज से 7 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? और इस बार आपको क्या हो रहा है पता है? थोड़ा सा परिवर्तन इसमें किया है। वो ये नहीं बोलते कि ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ABCD लिख दी और पहले ऐसे आता था कि यहाँ पर आपका दर्पण रख दिया। अब ऐसा नहीं बोल रहे हैं, अब वो ये कह देते हैं भाई कि ये आपकी प्रश्न है और हमने क्षैतिज दर्पण रखा है या फिर ऊर्ध्वाधर दर्पण रखा है, बस इतना बोल देंगे। अब आपको रखना है कि क्षैतिज कैसे रखा जाएगा और ऊर्ध्वाधर कैसे रखा जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके मिरर और वाटर इमेज के देखने को मिल रहे हैं। ये सब प्रश्न हमने अपने मिरर और वाटर इमेज वाली प्रश्न में उसमें वीडियो में करा दिया है। परसों हमने इसको बनाया था, आप जाकर के देखना, सर्च कर लेना वाटर इमेज या मिरर इमेज बाय सक्सेस जंक्शन, तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है?
नहीं तो टेलीग्राम चैनल में आप जाएंगे तो सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगी। सीरीज के 2 प्रश्न हैं, विलुप्त संख्या के 2 प्रश्न हैं और साइलॉग के 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, कथन एवं पूर्व धारणा से भी आपके 2 प्रश्न आज देखने को मिले हैं, ये बराबर पूछे जा रहे हैं। ओवरऑल की बात कर लेते हैं तो जीके जीएस के 26 प्रश्न पूछे गए थे, साइंस के 11 प्रश्न पूछे थे, मैथ के 32, मैथ की संख्या बढ़ी है, रीजनिंग को कम किया है, 30 प्रश्न आपके रीजनिंग के लगभग पूछे गए हैं। अब टॉप 5 स्कोर की बात करते हैं तो देखिए टॉप 5 स्कोर में 83, 79, 78, 72 और 71, 70 से नीचे जो है टॉप 5 स्कोर में नहीं है, यानी कि आज का पेपर भी आपका सरल आया हुआ था। इस शिफ्ट की कट ऑफ की बात करते हैं तो 74 के आसपास जो है वो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, आपको फिजिकल का कॉल जरूर आएगा जनरल वाले, ठीक है। चलिए आपको सजेशन की बात करें तो भाई मिरर इमेज की वीडियो जरूर देख करके जाना, यहाँ से 7 से 8 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे मिरर इमेज और वाटर इमेज का, ठीक है। प्रीवियस ईयर पर आपको जरूर ध्यान देना है क्योंकि आपको अभी हमने बताया था पटवारी वाले प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और ये तीनों प्रश्न आपके, क्योंकि हम एग्जाम एनालिसिस तो करवाते हैं, आपका आबकारी का भी करवाया था, पटवारी का करवाया, वररक्षक का भी करवाया था, तो तीनों के प्रश्न जो आपके व्यापम ने जो आपकी आंसर शीट डाली थी वो तीनों की आंसर शीट आपको अपने टेलीग्राम चैनल जो आपका स्टडी मटेरियल वाला है सक्सेस जंक्शन लाइव, उसमें मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के देख लेना, ठीक है। नहीं तो आप वो डिस्कस ग्रुप है, आप वहां पर पूछ भी सकते हैं, हम आपको बता देंगे, ठीक है। लूसेंट का विविध थोड़ा सा पढ़ करके जा रहा है, नृत्य वगैरह, उत्सव वगैरह। इकोनॉमिक्स की वीडियो जरूर देख लेना भाई, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है। आज भी रेपो रेट से प्रश्न पूछा गया है पर हमने कल करा दिया था, इसलिए हमने आज उसको नहीं लिया इसमें, ठीक है। पादप जगत का वीडियो भी आपको जरूर देख करके जाना है क्योंकि वहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछा, पादप जगत का उभयचर कौन है, ठीक है ना, और आपका टेरिडोफाइटा कौन होता है, और ये सब हमने आपको करा दिया है, वो जरूर देख करके जाना, ठीक है। चलिए, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, यहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिलेगी, और ये हमारा स्टडी मटेरियल का चैनल है, यहाँ पर आपको जो है डिस्कस ग्रुप है, एक तरह का आप अपनी बातें पूछ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट हो पूछ सकते हैं। इसके अलावा एमपी पटवारी, वनरक्षक और फॉरेस्ट गार्ड तीनों के पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक मिल जाएगी, किरण की बहुत सारी मैथ की किताब यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, जो 650-700 रुपये खरीद के लाते हो, सब आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में मिलने वाला है। तो जाकर के भाई फ्री में आप इसको डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को, ठीक है। चलिए, अब भाई इतना हमने आपके लिए कर दिया, अभी आपका फर्ज है वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास में जो आगे एग्जाम देने वाले हैं, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेंगे, जिससे कि लगातार 12 सितंबर तक इसी तरह से आपके पास में एग्जाम एनालिसिस पहुंचता रहे। शेयर जरूर कर देना भाई, क्योंकि बहुत कम लोग शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी बहुत कम लोग करते हैं, तो शेयर और सब्सक्राइब करना ये आपका फर्ज है क्योंकि आपका अपना चैनल है। अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो जैसे आज अजीत सिंह भाई लिख करके ले आए क्वेश्चन को, वैसे आप लिख करके ला सकते हैं और इस व्हाट्सएप पर आप जो है उसकी फोटो भेज सकते हैं अपने नाम के साथ में, ठीक है। चलिए, सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस आपका जैसे ही पेपर खत्म होता है 4:30 से 6:30 पे पेपर खत्म होगा, निकलते निकलते बच्चों के 7 बज जाते हैं और 7:30 तक हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है और 8, 8:30 तक आपके पास में वीडियो आ जाती है महज 2 घंटे के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं सबसे तेज सबसे सुपर फास्ट आपके अपने एग्जाम एनालिसिस चैनल सक्सेस जंक्शन में सेकंड शिफ्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।